गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बीए फर्स्ट ईयर समाज शास्त्र विषय में संयुक्त परिवार में परिवर्तन इस टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग यह जानेंगे कि संयुक्त परिवार क्या होता है। तो प्राचीन काल से ही भारतीय समाज के बारे में अगर अध्ययन किया जाए तो यह देखा जाता है कि प्राचीन काल से ही संयुक्त परिवार का विशेष महत्व था। संयुक्त परिवार उस परिवार को कहते हैं जिसमें व्यक्तियों का वह समूह जो तीन पीढ़ियां शामिल होती हैं, वह एक ही छत के नीचे रहते हैं और एक ही रसोई का बना भोजन करते हों और सामूहिक पूजा में सब भाग लेते हों और उन सभी का संपत्तियों में विशेष अधिकार हो और उनका रक्त संबंध भी आपस में समान हो, उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। अब संयुक्त परिवार में परिवर्तन कैसे हो रहा है? जो पहले के समय में संयुक्त परिवार में लोग कैसे रहते थे, कैसे उनका परिवार रहता था, आज उसमें कैसे परिवर्तन हो रहा है, उसके बारे में, उसके कारकों को हम जानेंगे। तो कई विद्वान यह मानते हैं कि संयुक्त परिवार में विघटन हो रहा है, लेकिन कुछ विद्वान यह मानते हैं कि उसके स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है। इसी क्रम में डॉक्टर आर.एन. सक्सेना ने परिवर्तन की शक्तियों को 3 भागों में बांटा है। मतलब जो संयुक्त परिवार में परिवर्तन करने वाली जो शक्तियां हैं उसको 3 भागों में डॉक्टर आर.एन. सक्सेना ने बांटा। पहला कारक उन्होंने बताया आर्थिक शक्तियां, जिसमें आर्थिक शक्तियों के अंतर्गत औद्योगिकरण आता है। औद्योगिकरण, इसके अंतर्गत पहला है औद्योगिकरण, दूसरा है पूंजीवाद और इसी क्रम में आगे दूसरा कारक इन्होंने भावनात्मक शक्तियों को बताया है। इसके अंतर्गत भावनात्मक शक्तियों के अंतर्गत उदारवाद, व्यक्तिवाद और पश्चिमी विचारधाराएं प्रमुख हैं। उदारवाद, और दूसरा है व्यक्तिवाद और तीसरा पश्चिमी संस्कृतियां, पश्चिमी सभ्यताएं या संस्कृतियां। पश्चिमी संस्कृतियां पहला, दूसरा, तीसरा भावनात्मक शक्तियों के रूप में जो परिवर्तन हो रहा है उसमें उदारवाद,
तीसरा, नए सामाजिक कानून। तो इस प्रकार डॉक्टर सक्सेना ने संयुक्त परिवार में होने वाले परिवर्तनों को 3 भागों में बांटा। अब हम लोग एक एक के बारे में जानेंगे। पहली शक्ति थी और आर्थिक शक्ति, उसके अंतर्गत आता है औद्योगिकरण। पहला है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण, जैसा कि बच्चों पता होगा आप लोगों को कि 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई और इस क्रांति को भारतीय समाज में पहुंचाने का कार्य अंग्रेजों ने किया, जिसमें रेलों, सड़कों तथा यातायात एवं संदेशवाहक साधनों का तीव्र विकास हुआ, जिसके कारण जो परिवार संयुक्त हुआ करता था उसमें परिवर्तन होने लगा। क्या परिवर्तन हुआ? जो परिवार संयुक्त रूप से आर्थिक कमाई करता था वह अब विघटित होने लगा। जैसे शहरों में आने वाले परिवार की एकता जो कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित थी, पहले ग्रामीण क्षेत्रों में, इसमें मकानों के अभाव ने भी संयुक्त परिवार के स्थान पर लोगों को छोटे छोटे परिवारों में बाध्य किया और औद्योगिकरण के कारण ही शहरों की स्थापना हुई और बड़े बड़े फैक्ट्रियां खुली। जो परिवार संयुक्त रूप से गांव में खेती करता था अब वह परिवार शहरों में या जहां पर कारखाने खुले, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुली, वहां काम करने के लिए पलायन होने लगे और ग्रामीण क्षेत्रों के जो उद्योग थे उसमें वो लुप्त होती गई और जिससे परिवार कमाने के लिए शहरों में जाने लगा, फैक्ट्रियों में जाने लगा, जिससे उन्हें आर्थिक कमाई होने लगी। और आगे कृषि के स्थान पर उद्योगों का महत्व बढ़ा तो इसने भी संयुक्त परिवारों को तोड़ा। ग्रामीण उद्योगों में परिवार के लोग मिलकर कार्य करते थे, किंतु जब ग्रामीण उद्योगों का ह्रास हुआ और उसका स्थान कारखाना प्रणाली ने ले लिया तो परिवारों का बने स्वभाव का औद्योगिकरण ने रोजगार के अवसरों में वृद्धि की। लोग नवीन व्यवस्थाओं में काम करने के लिए घर छोड़कर दूर दराज जाने लगे और स्त्रियों द्वारा नौकरी करने पर उनमें आत्मनिर्भर होने की छूट मिली, जिससे जो संयुक्त परिवार होता था उसमें स्त्रियों को जो छूट नहीं था वह अब छूट होने लगा। क्यों? क्योंकि वह आर्थिक रूप से निर्भर हो गई अपने ऊपर और रोजगारों के अवसर मिले, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग काम करने के लिए जाने लगे और
औद्योगिकरण ने नगद मजदूरी प्रणाली को लागू किया। औद्योगिकरण ने नगद मजदूरी प्रणाली को लागू किया, मतलब काम करने पर नगद वेतन मिलता था, जिस वजह से लोग गांव से शहर या औद्योगिक क्षेत्रों में जाने लगे और परिवार विघटित, मतलब परिवार का विघटन स्टार्ट हो गया और परिवार में परिवर्तन हुआ और एकल परिवार, मतलब जो परिवार संयुक्त रूप में रहता था अब वह एकल रूप में रहने लगा। तो यह परिवर्तन हुआ। आगे है दूसरा नगरीकरण। नगरीकरण नगरीकरण के अंतर्गत औद्योगिकरण एवं यातायात के नवीन साधनों ने शहरों को जन्म दिया। धीरे धीरे महानगर बने एवं नगरीय सभ्यता का उदय हुआ। नगर में विभिन्न विचारधाराएं, आदर्श तथा सामाजिक मूल्य पाए जाते हैं। नगरों के लोग नवीनता प्रिय, व्यक्तिवादी, भौतिकवादी, प्रगतिवादी दृष्टिकोण में विश्वास रखने वाले होते हैं। जो नगर के लोग होते हैं वह नवीन प्रिय होते हैं और क्या होते हैं, व्यक्तिवादी होते हैं, भौतिकवादी और प्रगतिशील दृष्टिकोण वाले होते हैं, जो नगर के लोग होते हैं। शहरों में मकानों के अधिक किराए एवं अभाव के कारण भी बड़े बड़े परिवारों का एक साथ निवास संभव नहीं था। जब नगरीकरण हो गया तो क्या हुआ, वहां मकानों का अभाव था। क्यों? क्योंकि वहां अधिक लोग रहने लगे और मकानों के अभाव के कारण संयुक्त परिवार नहीं रह पाता, इसलिए परिवारों का अलगाव हुआ, उसमें परिवर्तन हुआ, परिवार छोटे हुए और एक साथ एक परिवार रहने लगे। आगे है शहरों में व्यवसाय की बहुलता के कारण भी ग्रामीण लोग अपने परिवारों को छोड़कर व्यवसाय की खोज में यहाँ आते हैं और अकेले या पत्नी बच्चों के सहित छोटे छोटे परिवार में रहते हैं। जब ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शहरों में जाते हैं तो अपने एकल परिवार, मतलब अपने और अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर रहते हैं, वह संयुक्त रूप में नहीं रह पाएंगे क्योंकि वहां मकान और किराया अधिक लगता है और मकान का अभाव कम होता है। तो ये हो गया नगरीकरण के द्वारा जो है परिवार में जो परिवर्तन हो रहा है। आगे है पाश्चात्य शिक्षा। पाश्चात्य शिक्षा पाश्चात्य शिक्षा यह क्या है? भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के कारण भारतीयों का पश्चिम की शिक्षा, संस्कृति एवं विचारधारा से परिचित हुआ। उनके दर्शन एवं सामाजिक मूल्यों को भारतीयों ने भी अपनाया। व्यक्तिवादिता, उदारवाद, प्रकृतिवाद, उपयोगितावाद, अस्तित्ववाद तथा पश्चिमी साहित्य एवं शिक्षा आदि का भी भारतीय सामाजिक संस्थाओं पर प्रभाव पड़ा।
कानूनों का प्रभाव। चौथा है कानूनों का प्रभाव। कानूनों का प्रभाव। अब इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे, अंग्रेजों के समय से ही देश में ऐसे अनेक कानून बने जिन्होंने संयुक्त परिवार की एकता पर प्रहार किए। संयुक्त परिवार की एकता का मूल कारण यह था कि पारिवारिक संपत्ति में किसी सदस्य के वैयक्तिक अधिकार नहीं थे। पहले क्या था? किसी भी सदस्य का व्यक्तिगत रूप से संपत्ति पर अधिकार नहीं होता था। लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1929, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम अधिनियम 1929 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1929 ने उन व्यक्तियों को भी संपत्ति में अधिकार प्रदान किए जो संयुक्त परिवार से अलग रहना चाहते थे। मतलब जो कानून था पहले का, वह प्रत्येक परिवार के सदस्यों का संपत्ति पे अधिकार नहीं होता था। लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1929 के द्वारा भारत में हिंदू 1929 के द्वारा व्यक्ति के प्रत्येक परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का संपत्ति में अधिकार सुनिश्चित हुआ, जो इसके पहले नहीं था। इसके बाद है बुद्धिलब्धि अधिनियम ने व्यक्ति की स्वयं अर्जित संपत्ति की सीमा को विस्तृत कर दिया। बुद्धिलब्धि अधिनियम बुद्धिलब्धि अधिनियम अधिनियम बुद्धिलब्धि अधिनियम ने व्यक्ति की स्वयं अर्जित संपत्ति की सीमा को विस्तृत कर दिया। सन 1939 के हिंदू स्त्री का संपत्ति अधिकार अधिनियम 1929 में स्त्री संपत्ति का अधिकार अधिनियम आया 1929। इसके पहले क्या था? स्त्रियों का संपत्ति पे अधिकार नहीं होता था। लेकिन जब यह अधिनियम बना 1929 में, तब स्त्रियों को भी संपत्ति के अधिकार को माना गया। आगे है पारिवारिक झगड़े। चौथा हो गया। पांचवा पारिवारिक झगड़े। संयुक्त परिवार में प्रतिदिन संपत्ति, बच्चों, स्त्रियों को लेकर झगड़े होते रहते हैं। इस झगड़े से बचने के लिए लोग एकल परिवार में रहना पसंद करने लगे, जिससे पारिवारिक परिवर्तन
हुआ। यह भी एक कारण है पारिवारिक झगड़ा। आगे है परिवार के कार्यों का घटना। आगे है परिवार के कार्यों का घटना। परिवार के कार्यों का घटना। वर्तमान समय में संयुक्त परिवार के कार्यों को अन्य संघों संस्थाओं ने ग्रहण कर लिया, अतः उनकी उपयोगिता घट गई। मनोरंजन संस्थाओं, क्लबों, सिनेमा घरों ने ले लिया। पहले क्या था, पर संयुक्त परिवार के कार्य बटे होते थे, इसको क्या कार्य करना है। जो शिक्षा दी जाती थी घरों में वह परिवार के द्वारा ही दी जाती थी। अब शिक्षण संस्थाएं जो है उसका कार्य कर रही है। मनोरंजन के लिए सिनेमा घर और जैसे कृषि से संबंधित कार्यों के लिए जो परिवार लोग कार्य करते थे वो आज मशीनों द्वारा किया जा रहा है। इन सब सुविधाओं के कारण ही परिवार के कार्यों में कमी आ रही है, जिससे पारिवारिक परिवर्तन हो रहा है। इस प्रकार बच्चों आज हम लोग संयुक्त परिवार में परिवर्तन के कारकों को जाना। आगे कुछ और कारक बचे हुए हैं जो अगली वीडियो में हम बताएंगे। थैंक यू।